नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने स्मिता नाम की लड़की के साथ 2018 के टाइम पर घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे आज भी आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस घटना को घटे हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन सच बता रहा हूं, कोई 60 साल बाद भी, 60 साल बाद क्या 600 साल बाद भी इसके बारे में सुनेगा तो बिल्कुल वैसे ही काँप उठेगा जैसे स्मिता उस रात काँप उठी थी। दरअसल स्मिता वडोदरा के आउटर इलाके में रहा करती थी। वहीं पर उसका जन्म हुआ था और बहुत मेहनती लड़की थी। बहुत मतलब लोगों के प्रति ना उदार भावना रखती थी। किसी को भी मुसीबत में देखती थी तो उसको रहा नहीं जाता था बिना मदद किए। स्मिता बहुत कम उम्र से, यानी कि 19 साल की उम्र से समझ लो, एक रेस्टोरेंट में शेफ़ के तौर पर लग गई थी। वो वहाँ पर खाना बनाती थी। सुबह सुबह वहाँ पर लगभग 9 बजे पहुँच जाया करती थी और 11:30 बजे के आसपास रात में छुट्टी होती थी। जब ये रेस्टोरेंट बंद होता था तो सबके साथ घर लौटा करती थी। सीन ये था कि इसको यहाँ पर काम करते हुए 2018 तक इतना टाइम हो गया था कि उस रेस्टोरेंट का मालिक, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर स्मिता के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। कह सकते हैं कि स्मिता एक शेफ़ होने के बावजूद उस रेस्टोरेंट की एक सेकंड मैनेजर बन चुकी थी। बिना टेंशन लिए सब छुट्टी लेके चले जाते थे, पूरा कार्यभार इसको सौंप देते थे। ठीक है, स्मिता के आप नेचर को समझ चुके हैं। एक रात की बात है, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, सितंबर का ही महीना था। लगभग 8 बजे के आसपास इस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था, मालिक तो रहता नहीं था यहाँ पर, मालिक मेन सिटी वडोदरा में रहता था। ये आउटर इलाके में रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का मैनेजर स्मिता के पास आता है किचन में, कहता है कि यार स्मिता, तुम्हें पता था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो मैं अभी घर जाना चाह रहा हूँ। तुम सब बंद कर गुरा के अच्छे से घर चली जाओगी ना रात के समय? स्मिता बोलती है, अरे बिल्कुल, आप जाइए, भाभी का ध्यान रखिए, वो हॉस्पिटल में है क्या? मैनेजर कहता है, हाँ वो हॉस्पिटल में। तो जाइए जाइए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं सब बंद कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैनेजर कहता है कि देखो, आज बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, अगर तुम्हें लगे कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी भी चले जाना, 11:30 तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और छोटू तो है ना यहाँ पर। एक छोटू नाम का लड़का था जो कि 19-20 साल का था, वहीं पर रहता था और जब तक सब बंद नहीं हो जाता था तब तक नहीं जाता था। लेकिन अब जैसे मैनेजर चला गया ना, तो कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे आज। बहुत घनी बारिश हो रही थी और पूरा रेस्टोरेंट खाली। स्मिता करे भी तो क्या करे, मतलब कुछ बनाने को उसके पास था नहीं। तो लगभग 10 बजे के आसपास छोटू कहता है कि दीदी, मैं तो थोड़ा दूर रहता हूँ ना गांव में, आपको पता है, मेरी आखिरी वाली बस जब बारिश वारिश बहुत होती है तो कैंसिल हो जाती है। प्लीज़ मैं चले जाऊँ क्या? अगर बस नहीं आई आखिरी वाली तो मैं बहुत बुरा अटक जाऊँगा। आप तो थोड़ी ही आगे रहती हो, आपके पास आपकी गाड़ी भी है, मुझे तकलीफ़ हो जाएगी ना। स्मिता कहती है कि अरे छोटू, कोई बात नहीं, तू चले जा, पहली बार थोड़ी हो रहा है ऐसा, मैं कई बार रुकी हूँ, मैं बंद करके चली जाऊँगी, तू जा जल्दी अपनी बस पकड़। छोटू भी निकल जाता है। अब स्मिता अकेले अपने रेस्टोरेंट में बची हुई है और इंतज़ार कर रही है कि कोई आए, कोई आए, कोई आए। लेकिन 11 बज जाते हैं। रात के 8 बजे से लेकर आज 11 बज गए, कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आया। अब स्मिता ने सोची कि 11:30 तक रुक कर क्या करूँगी जब कोई आ ही नहीं रहा है, मैं अकेले भी हूँ और मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है, लाइट्स भी चली गई है, तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। पता नहीं आज जनरेटर को भी क्या हो गया है। अब स्मिता को ज़्यादा जनरेटर वगैरह के बारे में नहीं समझता था, इसलिए वो अंधेरे में ही बैठी हुई है। उसने बोली कि बैठ के अब कोई सेंस बनता नहीं है मेरा, आज मैं चार्जर भी लेके नहीं आ पाई हूँ, तो मोबाइल भी स्विच ऑफ है, भाड़ में जाए, सब बंद करती हूँ, निकलती हूँ। उसने सब अपना जो भी किचन था उसको प्रॉपरली क्लोज़ करी है और बाहर निकलते निकलते उसे 11:15 बज गए। बाहर ही उसकी कार थी उसके पास, ठीक है, छोटी वाली कार थी, उसकी कार खड़ी हुई है, वो बंद कर ही रही थी प्रॉपर, जो रेस्टोरेंट का ताला वाला है, कि उसको जस्ट उसके बाजू से ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। समझ लो ये उसका रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के जस्ट बाजू में एक बहुत ही पुराना इमली का पेड़ था, बहुत पुराना। मतलब स्नेहा जब बहुत ही छोटी थी ना, जब 4-5 साल की थी, तब से उस पेड़ को देख रही थी और तब भी वो पेड़ पुराना दिखता था। तो अब तो स्मिता 27-28 साल की हो गई थी। तो उस पेड़ के नीचे उसने देखी कि एक बूढ़ा सा आदमी, 80-85 साल का, जिसका ना आधे शरीर में समझ लो
वो वाली प्रॉब्लम है यार, जिसे क्या कहते हैं, मतलब जिससे ना पूरी स्किन सड़ सी जाती है। वो कौन सी बीमारी होती है, एकदम सड़ी सड़ी स्किन देती दिखती है। अगर आपको उस बीमारी का नाम पता है तो कमेंट में बताइए। और वो बहुत ही देखने में, मतलब ऐसा एक सेकंड के लिए ऐसा झटका लगता है कि बेचारे को क्या हो गया। उसको वो वाली बीमारी हुई थी, शायद मुझे लगता है कि वो कोढ़ की बीमारी थी। उसको वो बूढ़ा आदमी ऐसा दिखाई दे रहा था, और उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बारिश में खतरनाक तरीके से भीग रहा है, और ऐसा खांस रहा है और काँप रहा है। स्मिता ने जैसे उस बूढ़े आदमी को देखी ऐसी कंडीशन में, तो उसको दया आ गई। नॉर्मली कोई लड़कियां रहे तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी को देखकर डर जाए कि उसको ऐसी बीमारी भी है, और वो इतनी बारिश में भीग भी रहा है, ऐसा काँप रहा है और इतनी खतरनाक आवाज़ में खांस रहा है, तो कोई भी लड़की डर जाएगी। लेकिन स्मिता नहीं डरी, स्मिता को दया आई। इनफैक्ट उसने तुरंत ही अपना छाता खोली और उस बूढ़े आदमी के पास गई। बोली, अरे दादाजी, आप ऐसे यहाँ पर बारिश में क्यों बैठे हुए हैं? आप उठिए, अंदर आइए। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को उसका हाथ पकड़ के उठाई और रेस्टोरेंट में लेकर गई। रेस्टोरेंट में अंदर तरफ एक कुर्सी लगी हुई थी, उसमें बैठा ली और बोली, अंकल आपका शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया है, रुके मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। अंदर वॉशरूम में एक टॉवेल भी रहती थी, नैपकिन जैसी इतनी बड़ी, वो लेकर आई। बोली, अंकल पोंछ लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। अंकल लेता है और पोंछने लगता है, और बहुत काँप रहा था, और उसका पूरा ना यहाँ से जो पूरा यहाँ तक का वो समझ लो वो जला था कि वो कोढ़ की बीमारी ही थी, नहीं मालूम। लेकिन बहुत वैसा भयावह टाइप का दिख रहा था कि कोई भी देखकर घबरा जाए, डर के मारे या दर्द के मारे, लेकिन घबरा जाए कोई भी देखकर। वो आदमी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी समझ में आ रही थी, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान ज़िंदा कैसे है। तो ये सोचती है कि बेचारा बहुत समय से भूखा भी है लग रहा है, तो मैं इसको कुछ खाने के लिए पूछ लेती हूँ। अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, आप बैठिए। मैं अभी गई और अभी आई, आपके लिए बढ़िया वाली दाल खिचड़ी बनाती हूँ। अंकल ने मुस्कुराते हुए इसको देखा और ऐसा इशारा किया, और वो अंदर गई किचन में और जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ा दी। ठीक है, अब उसने सोची कि मैं बाहर जाती हूँ, अंकल जी से बात करती हूँ कि आप कौन हो, इतनी भरी बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे, और भी कुछ मदद चाहिए कि आपके घर वाले कहाँ हैं, किसी को फ़ोन वोन लगवा दूँ क्या मैं। ऐसा सोची कि मैं जाके पूछती हूँ कि वो वापस से बाहर गई तो क्या देखती है, वो बूढ़ा आदमी उस चेयर में नहीं बैठा है। ये घबरा गई कि कहाँ चले गया। अंकल, अंकल, दादाजी, कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए? कि इसको फिर से बाहर से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। ये बोली, अरे बाहर चले गया क्या? बाहर निकली और बाहर देखी वो आदमी फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही काँपते हुए, वैसे ही खांसते हुए। इसने बोली, अरे ये वापस से उधर क्यों चले गए? फिर अपने छाता उठाई, छाता लगाई, फिर उस पेड़ के नीचे गए। अंकल, आप यहाँ क्यों वापस से आकर बैठ गए? अंदर मैंने आपके लिए दाल खिचड़ी बनाने के लिए रखी हूँ, और फिर से आप भीग जाएंगे। आपने अभी टॉवेल से पोंछा ना, चलिए आप अंदर चलिए। फिर उसको हाथ लगाई तो उसका पूरा शरीर बहुत भयंकर तरीके से ठंडा। फिर लेकर आई है, अंकल जी आप बैठिए यहीं पर, आपकी खिचड़ी बस बनी रही है। अच्छा बताइए, आप कौन हैं, आपको कोई मदद चाहिए क्या? ऐसे सारे सवाल उससे पूछी, जैसे कोई स्ट्रेंजर से पूछता है मदद करने के दौरान। तो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, तू मेरी मदद करना क्यों चाहती है, कौन लगती है तू मेरी? तो स्मिता कहती है कि अंकल जी, मैं आपकी कुछ लगती तो नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैंने आपको इस तरीके से परेशान देखी, तो आपको मदद करने के लिए मैं यहाँ तक लेकर आई। इसमें क्या परेशानी है और आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अंकल हंसते हैं। आज के ज़माने में कोई ऐसे किसी की मदद नहीं करता है, और ख़ासकर मेरे जैसों की तो कोई नहीं। सब देखकर घबराते हैं। ऐसे तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन देख लेता है तो दूर भागता है, जैसे कि कोई बहुत डरावना किसी ने भूत देख लिया हो। हाँ, तू मुझे मदद करने के लिए अपने इस दुकान तक लेकर आ गई। ये बोलती है, हाँ अंकल जी। अच्छा, स्मेल से ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी तैयार हो गई, मैं लेकर आती हूँ। स्मिता गई अंदर, खिचड़ी तैयार हो गई थी, उसने बढ़िया से प्लेट में निकाली कि अंकल जी चेयर में अंदर बैठे हुए रेस्टोरेंट में, ले जाकर देती हूँ। कि खिचड़ी लेकर जैसे आई, फिर से अंकल जी गायब। अंकल जी कहाँ चले गए आप? फिर बाहर निकल के देखी तो बाहर फिर से वो पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ है, खांस रहा है, काँप रहा है। इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि अंकल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे मज़ा ले रहे हैं क्या? फिर छाता उठाए, गई खिचड़ी की प्लेट ले। अंकल जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके जनरेशन के लोगों की यही प्रॉब्लम है। मेरे दादाजी थे, वो भी कुछ नहीं समझना चाहते थे। आप बार बार बाहर क्यों आ जा रहे हैं? कितनी सर्दी है, आपका शरीर पूरी तरीके से बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका है, आप अंदर चलिए, खा लीजिए। वो बोलता है, क्या करेगी मुझे अंदर ले जाके, यहीं पे दे दे, यहीं खाऊंगा मैं, और एक गिलास पानी भी ला दे।
ये बोलती है ठीक है पानी लेकर आती हूँ, आप ये खाइए। तो ये सोचती है कि बूढ़े आदमी यार, उस जनरेशन के इतने पुराने लोग कई बार चीज़ें नहीं समझते, अपनी ज़िद में रहते हैं, यहीं पे खाने देती हूँ अंकल जी को, कम से कम पेट तो भरेगा। फिर देखूंगी, पूछूंगी कि कहाँ जाना चाहते तो अपनी कार में बैठा के ले जा लूँगी। अंकल जी वो प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं, अंदर पानी लेने के लिए जाती है, पानी लेकर आती है। अंकल जी वो प्लेट में से खा चुके थे, इतना सारा लाई थी, वो खा चुके थे विद इन 2 मिनट्स, और खाली वहाँ पर प्लेट रखी हुई है और अंकल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोले अंकल जी चाह क्या रहे हैं, कहाँ चले गए इतनी बारिश में, बारिश हो रही है, इसने छाता रखी है और जहाँ पे अंकल जी बैठे वहाँ पे खाली प्लेट रखी है, इसके हाथ में पानी का गिलास भी है। अंकल जी कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, बार बार आंख मिचोली क्यों खेल रहे हैं। अंकल जी ऐसे हंसते हैं। ये घबरा जाती है और ऊपर देखती है, क्योंकि ऊपर से ही हंसने की आवाज़ आई थी। अंकल जी उसी पेड़ की एक डाल में बैठे हुए हैं। ये डर गई देख के, अंकल जी आप इस तरह से ऊपर क्यों चढ़ गए। अंकल जी बोलते हैं बस चढ़ गया, एक बार आंख बंद कर भला। ये बोलती क्यों, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। अंकल जी बहुत डरावने दिख रहे थे इस वक्त। हाँ, अंकल जी की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें। ये जो नहीं सोचना चाह रही है वो भी इसके दिमाग में आ रहा है। इसको समझ में आने लगा ये अंकल नॉर्मल अंकल नहीं है, ये भूत ऊत है, मैं बहुत गलत पाले में पड़ गई हूँ। ये अपने 1-2 कदम पीछे करने लगी। अंकल जी कहते हैं डर गई ना, बोल रहा हूं ना एक बार आंखें बंद कर कुछ पलों के लिए। इसने बोली ठीक है खोल ले। अब जैसे इसने वापस से आंखें खोली, ऐसे ही मतलब जैसे बंद करी, अंकल जी ने बोले खोल ले। खोली तो क्या देखती है, अंकल जी ऊपर वाली डाल पर नहीं, इसके सामने नीचे खड़े हुए। ये चिल्ला के अपना छाता वाता फेंक दी। आप कौन है, आप इंसान है या कोई और, मुझे आपको देखकर डर लग रहा है। अंकल जी कहते हैं कि मैंने कहा था ना, सब ऐसे ही देखकर घबरा जाते हैं, मैं भी साधारण ही हूँ जैसे तुम साधारण हो। तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, तुमसे मैं बहुत खुश हुआ, पानी नहीं दोगी। ये उसको पानी देती है कांपते हुए हाथों से। अंकल जी पानी पीते हैं और बोलते हैं कि एक बात बताता हूँ, गांठ बांध कर अपने पास रख लेना। जिस रास्ते से आज घर जाने वाली हो उस रास्ते से मत जाना, अपना रास्ता बदल देना। जिस रास्ते से तुम कभी नहीं जाना चाहती थी उस रास्ते से आज जाना, भलाई इसी में। ये बोलती है ठीक है, लेकिन आप है कौन। बोला ना, तुम्हारी तरह ही साधारण हूँ। ये बोलती है ठीक है जाती हूँ मैं। ऐसा बोल के ये पलट के जा रही थी कि ये सोचती है कि एक बार अंकल जी से पूछ लेती हूँ कि उस रास्ते में ऐसा क्या हो गया और आपको कैसे पता। क्योंकि देखो, आपके सामने भले ही भूत आकर खड़े हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आकर खड़े हो जाए, वो आपसे बात कर रही होगी ना, तो आपको मन में ज़रूर ये चीज़ आएगी, ये इंसान ही होगा, ये मेरे से बात कर पा रहा है ना, मतलब ये इंसान ही है, और ये किसी ना किसी रीज़न से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये पागल है। आपको यही, आपका दिमाग ना ये मानने के लिए रेडी नहीं होगा कि सामने जो मेरे खड़ा है वो भूत है या कोई पॉजिटिव एनर्जी है। आपका दिमाग नहीं मानेगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप कितना भी भूत प्रेतों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप पहली बार में एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। वैसे ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसको ऐसा लग रहा था या तो ये मुझे डरा रहा है या तो ये कोई पागल है, और दूसरी तरफ इसका मन ये भी कह रहा है कि ये कोई पक्का भूत है। लेकिन भूत ऐसा क्यों बोलेगा, धन्यवाद वगैरह क्यों कहेगा, और मैं साधारण हूँ बार बार क्या कहेगा। ऐसा सोच के जैसे वापस से पलटी, उससे कुछ पूछती हूँ और चीज़, कि पीछे पलटते से ही देखी वो अंकल जी वहाँ पर खड़े नहीं है और ज़ोर की बिजली कड़की। अब ये डर गए, इसके हाथ पैर पूरे ठंडे। बोले भाड़ में जाए, मैं यहाँ से निकलती हूँ जल्दी जल्दी। वो तुरंत वहाँ पे गई, रेस्टोरेंट पूरा लॉक करी, अपने छाता मतलब गाड़ी खोली, छाते को घुसाई साइड में और अपनी गाड़ी में सवार हुई, अपनी 4 व्हीलर में, और चलाते चलाते अपने घर तरफ जाने लगी। उस रास्ते से जा ही रही थी कि उसको फिर से याद आया कि अंकल जी ने किस प्रकार से मना किए थे। ये बिल्कुल सुनसान सड़क आ चुकी है, रेस्टोरेंट से इसका घर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था। बिल्कुल अंधेरी सड़क है, पूरे इलाके की आज लाइट गई हुई है। पूरे रास्ते में जो रोशनी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसके कार की वजह से है, और भयंकर तेज़ बारिश हो रही है। किसको घबराहट होने लगी, पता नहीं बिना मतलब का डर सा लगने लगा कि अब क्या होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। कि इतने में
बहुत तेज़ हॉर्न मारते हुए इसके बाजू से एक बाइक निकली है, हाँ। और ये बाइक इससे 100 मीटर आगे बढ़ी होगी कि इतनी बुरी तरीके से बाइक स्लिप हुई है कि तुरंत झटके से ब्रेक मारी। इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। उस बाइक में एक लड़का सवार था जो गिरते से ही बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। उसने बोली शिट, ये क्या हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने रेगुलर वाले रास्ते में है, ठीक है। जिस रास्ते से ये घर जाती थी उसी रास्ते से लौट रही है। हालांकि उस अंकल जी ने बोला था कि जिस रास्ते से तू नॉर्मली घर जाती उस रास्ते से मत जाना, आज रास्ता बदल देना। लेकिन इसने रास्ता नहीं बदली थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस अंकल जी को एक भूत मान रही थी, जो कि क्या था क्या नहीं आपको आगे समझ में आएगा। एक भूत मान रही थी या फिर एक पागल इंसान या एक डराने वाला इंसान मान रही थी। लेकिन अभी जैसे ही इसने देखी कि इसकी बाजू से बहुत तेज़ बाइक निकली और इससे 100 मीटर आगे बढ़ी होगी और बहुत बुरी तरीके से स्लिप हुई और लड़का घायल हो गया। इसने ब्रेक मारी और हेल्प करने के लिए फिर से अपना छाता तानी और बाहर की तरफ गई। इसने अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन रखी है ताकि सामने का व्यू तो दिखे, क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है और सिर्फ बारिश है। ये मतलब गई और वो लड़का एक ही चीज़ बोला, आगे मत जाना, मेरी मदद करो, और बेहोश। इतना ही बोला, आगे मत जाना, मेरी मदद करो। इसने सोची शिट, अभी मैं एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। बेचारा लड़का ऐसी हालत में है। उसने जैसे तैसे खींच के ना उसकी बाइक को हल्का सा साइड में लगा दी, मतलब पड़ी रहने दी साइड में गाड़ी को, लेकिन खड़ी नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे करके पूरी ताकत से दुबला पतला लड़का था, उस लड़के को उठाई है और अपनी कार में पीछे वाली सीट में डाली और अपनी कार पीछे घुमा ली, ठीक है। जिस तरफ से आ रही थी उसी तरफ यू टर्न घुमा ली, क्योंकि पीछे की तरफ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था इसके रेस्टोरेंट के थोड़े आगे, मतलब रेस्टोरेंट के पास में ही समझ लो, ठीक है। इसने वापस से अपनी गाड़ी अपने रेस्टोरेंट की तरफ यानी उस हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी और तेज़ी से ले गई। अब वहाँ पर जैसे डॉक्टर्स लोगों के सामने दिखाई कि देखो ये लड़का मेरे सामने स्लिप हुआ है, डॉक्टर लोगों ने बोले अच्छा ठीक है, वैसे भी हम आपको जानते हैं, आप उस रेस्टोरेंट में काम करते हो ना, नहीं तो नहीं जानते होते तो पुलिस वगैरह वाला मैटर होता। जानते थे, ये बहुत अच्छी वाली बात हो गई। उस लड़के को उठाए हैं सब कंपाउंडर नर्स लोगों ने, अंदर लेकर गए। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, ये रुकी रही, स्मिता तब तक रुकी हुई है। डॉक्टर साहब 10 मिनट बाद बाहर आके क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ लड़के को ज़्यादा चोट नहीं है, लड़के ने हेलमेट वगैरह पहना हुआ था। बात ये थी कि लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए वो ऐसा बेहोश हो गया था। लड़का भी ठीक है और वो बोल रहा है कि मुझे कौन यहाँ पर लेकर आई है, आप उसे बुला दीजिए। तो ये बोलती है कि ठीक है मैं मिल लेती हूँ और फिर मैं अपने घर निकल जाऊँगी। तो ये भी गई अंदर। तो देखिए वो लड़का मतलब देखकर बहुत डरा हुआ था स्मिता को। जैसे स्मिता उसके पास गई, बोलता है दीदी थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो आज ज़िंदा नहीं बच पाता। ये बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी स्पीड से क्यों जा रहे थे और इस तरीके से तुम गिर कैसे गए अचानक से, तुम तो नॉर्मल मतलब सीधे सीधे आगे बढ़े थे ना, तुम्हारी बाइक स्लिप कैसे करी। ये बोलता है दीदी मैंने उस रास्ते में कुछ भयानक देखा। एक तो मैं बाहर गया हुआ था, लेट हो गया था तो तेज़ी से जा रहा था, फिर मैं जैसे ही आपकी कार को ओवरटेक किया, थोड़ा आगे बढ़ा ही कि मुझे दिखाई दिया कि रोड के बीचों बीच लिटरली 5 भैंसें हैं ऐसे लाइन से, और पांचों भैंसों के ऊपर एक एक औरतें सवार है। हर औरत ने लाल लाल कपड़े पहने हुए हैं जैसे दुल्हन श्रृंगार करती है। उन लोगों का चेहरा बहुत डरावना दिखाई दे रहा था दीदी, जैसे कि मानो पूरी तरीके से वो जली हुई है। मैं एक झटके में समझ गया कि वो चुड़ैलें हैं, क्योंकि उन चुड़ैलों की कहानी बचपन में मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। मैंने सुना था कि भैंसों में सवार होकर चुड़ैलें जंगलों में घूमती हैं और जो भी उनके थोड़े से भी नज़दीक पहुंच गया तो उनको तुरंत ही ख़त्म करके वो चुड़ैलें कच्चा छपा लेती है। मैं बचपन में ऐसी कहानियों को झूठी समझता था, लेकिन मैंने आज देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुरंत ही भीगी हुई सड़क में जैसे अपना ब्रेक मारा, मैं स्लिप हो गया। बहुत अच्छा हुआ आप पीछे पीछे आ रही थी, मैंने इसलिए आपको मना किया था कि दीदी आगे मत जाना, मेरी मदद करो। दीदी सचमुच में अब आप घर जा रही हैं तो उस रास्ते से मत जाइए, और मेरे मोबाइल से मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। बस वो फ़ोन करती है इसके मम्मी पापा को, इससे बात कराती है
अपनी कार में सवार होती है और दूसरे रास्ते से अपने घर जाती है। अपने घर जाके अपने मम्मी को पूरी बात बताती है। उसकी मम्मी क्या कहती है पता है? बेटा जो आज तूने करी है ना, वो तूने क्या करी है तू जानती है? बोलती है नहीं मम्मी नहीं समझी मैं, क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या करी? उसकी मम्मी बताती है तूने एक बैताल की मदद करी है। ये बोलती क्या? हाँ बेटा बैताल, जो तेरे रेस्टोरेंट के पास वाला पेड़ है ना, मैंने कभी तुझे बताई नहीं थी, वो बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। उस पेड़ में एक बैताल राज करता है काफ़ी समय से। लोग ऐसी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, मैं भी उतना नहीं करती थी, लेकिन हाँ हल्का हल्का होता था क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि उन्होंने देखे हैं। और मैंने हमेशा से सुनी हुई हूँ कि बैताल की थोड़ी सी भी मदद कर दो तो बैताल आपकी इतने बड़े रूप में मदद करेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपकी जान बचा लेता है बैताल, मरते मरते बचा लेता है। बेटा हो सकता है तुझे जो दिखाई दिया था वो एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्या ऐसा था ही? वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक बैताल था। वो भूखा था, तूने उसको खाना खिलाए, तूने उसे पानी पिलाई, उसने तेरी जान बचाया। ये बोल के कि तू उस रास्ते से मत जाना। तू उस रास्ते से जा रही थी, लेकिन फिर भी तेरी किस्मत और उस बैताल ने इतना साथ दिया कि एक लड़का आया और तेरी होनी को अपने ऊपर ले लिया। पता नहीं तू वहाँ तक पहुँचती और तुझे वो चुड़ैल दिखाई देती तो तेरी गाड़ी के साथ क्या होता? तेरी कार पलट जाती तो तू पता नहीं ऐसी बच पाती कि नहीं। ये बहुत डर गई और उसके बाद उस रास्ते से कभी नहीं आए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि स्मिता ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, और ये भी बताई कि तब से लेकर आज तक वो डेली उस पेड़ के नीचे जब जा रही होती है ना घर, तो क्या करती है, छोटा सा कुछ बना लेती है, मतलब 1 या 2 रोटी बना ली, एक सब्ज़ी रख दी, थोड़ी दाल रख दी कटोरी में, डेली उस पेड़ के नीचे रखती है, एक गिलास में पानी रखती है डिस्पोजल गिलास में, और घर जाती है, पलट कर नहीं देखती है। वो बूढ़ा आदमी कभी उसे दिखाई नहीं दिया, और जिसने भी उसकी ये कहानी सुना यही बोला कि वो बेताल था जिसको तूने खाना खिलाई थी, जिसको तूने पानी पिलाई थी, और बदले में उसने तेरी जान बचाया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में अगर आपकी प्रवृत्ति है कि आप किसी की मदद करते हैं, तो सच बता रहा हूँ, अगर आपने किसी शैतान की भी मदद की है ना, जैसे ये तो शैतान नहीं था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपने किसी शैतान की भी मदद की है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। अच्छा पलट कर उसी रूप में आएगा जिस रूप में आपने किसी की मदद किए थे। खैर अभी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।